हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्भित आईएएस। गर्भित आईएएस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 28 जनवरी के करंट अफेयर्स की। तो 28 जनवरी के करंट अफेयर्स से पहले दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन है। पहले तो उनके लिए जो आज इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं, हमारे लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, कि हम अपने लेक्चर फॉर्मेट में चेंज करने के लिए हमने सुझाव मांगे हैं। और आप अगर इस लेक्चर फॉर्मेट में कुछ चेंजेस चाहते हैं तो आप भी हमें मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने सुझाव भेज सकते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन, जो पहले से इस चैनल को देखते आ रहे हैं तो हम काफ़ी उत्साहित हैं कि कल की घोषणा के बाद में कई सारे सुझाव आए हैं और उसमें कुछ सुझाव बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे कि एक सजेशन है कि इकोनॉमिक सर्वे कराया जाए, और इकोनॉमिक सर्वे से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है और मेंस में भी क्वेश्चन आता है। तो अगर आप इकोनॉमिक सर्वे कर लेते हैं अच्छे से तो कम से कम आपके 4 से 5 क्वेश्चन प्रीलिम्स में और 3 से 4 क्वेश्चन मेंस में, इतने आप आसानी से करके ले जाएंगे। और बाकी जो इकोनॉमिक सर्वे में आपको फैक्ट, डाटा या कुछ थॉट मिलेंगे, वो बाकी जगह जगह तो आपको काम आएंगे ही आएंगे। बाकी एक सजेशन है कि बजट कराया जाए, भारत 2017, इसका सजेशन है कि इसको कराया जाए। हालांकि ये बहुत फैक्चुअल बुक है, ये काम की है, इससे भी क्वेश्चन मिलते हैं। तो देखते हैं कि इस पे आगे क्या होगा। अभी हम केवल उन पे बात कर रहे हैं क्या सजेशन मिले हैं, उनमें से क्या चेंजेस किए जाएंगे, उनको हम 8-10 दिन के बाद में देखेंगे। एक सजेशन जो बहुत अच्छा लगा हमें वो है कि हाउ टू राइट एसे, इस पे कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये बहुत अच्छा क्यों लगा, तो इसलिए कि आप सभी जानते हैं कि सिविल सर्विस फाइनल की मेरिट में 7 सब्जेक्ट होते हैं प्लस एक इंटरव्यू, इनके मार्क्स से बनती है। और इन 7 सब्जेक्ट में 4 पेपर आपके जीएस के होते हैं, 2 पेपर आपके ऑप्शनल के होते हैं, 1 पेपर एसे का होता है और 1 आपका इंटरव्यू। इसमें ये जो 7 पेपर होते हैं ये सभी 250 नंबर के होते हैं और इंटरव्यू आपका 275 नंबर का होता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग है और कम समय में ज़्यादा नंबर वाली चीज़ है वो है एसे। एसे में आपने देखा है कि 160 नंबर तक लोग 250 में से लाते हैं। बाकी इन ऐसे को छोड़कर बाकी इस किसी भी चीज़ में अगर हम इंटरव्यू को अभी काउंट ना करें, क्योंकि इंटरव्यू में इससे भी ज़्यादा लाए जा सकते हैं, तो ऐसे इन 7 पेपर में अगर सबसे ज़्यादा मार्क्स लाए जा सकते हैं तो वो है ऐसे। और वो भी कितने दिन की मेहनत से, अगर 5-6 लेक्चर या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10 लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएँ तो आप इस कंडीशन में आ जाते हैं कि 160 नहीं भी तो 130-140 ला सकते हैं। जबकि जनरल स्टडी के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेपर में, अगर फोर्थ पेपर को हटा दें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेपर में, इन तीनों में आपको 100 नंबर, 110 नंबर लाने के लिए भी पूरे साल मेहनत से पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए ये हमको अच्छा लगा और इसे हम इसके बारे में सोचेंगे कि एसे के बारे में अगर कुछ किया जा सकता है तो कैसे किया जाएगा, क्या फॉर्मेट होगा। तो उम्मीद है कि ऐसे पे आपको आने वाले समय में कुछ लेक्चर्स मिलें। कुछ सजेशंस हैं कि प्रीलिम्स कैप्सूल्स, मेंस कैप्सूल, इंटरव्यू कैप्सूल प्रोवाइड कराए जाएँ। इसका मतलब कि जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आने वाला है तो प्रीलिम्स का क्विक रिवीजन करा दिया जाए, मेंस के समय में मेंस से संबंधित जो प्रमुख बातें हैं उनको बता दिया जाए और सेम इंटरव्यू के बारे में। तो ऐसा करना बहुत बेहतर रहता है, लेकिन समय की कमी के कारण ऐसा हो पाना मुश्किल है। लेकिन इसका कोई उपाय किया जाएगा जिससे कि इससे मिलती जुलती चीज़ जो काफ़ी आपको लाभदायक हो वो उपलब्ध कराई जाए। एक ये सजेशन काफ़ी बेहतर है कि लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर्स हो प्रीलिम्स के लिए अब तक का। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जून 2017 में आपका प्रीलिम्स का पेपर है, तो जून 2016 से मई 2017, ये 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स प्रोवाइड करा दिया जाए। जो कि यूपीएससी जितना पूछेगा प्रीलिम्स में वो लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स से ही पूछेगा। तो इसके बारे में भी सोचेंगे इसका क्या करना है। कुछ सजेशन ये भी हैं कि पीडीएफ को इंग्लिश में भी प्रोवाइड कराया जाए। तो दोस्तों आपको बता दें कि काफ़ी कुछ मटेरियल तो ऐसा है जो इंग्लिश से ट्रांसलेट करके हिंदी में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। और इंग्लिश मीडियम में वैसे ही मटेरियल की कोई कमी नहीं है और हम इतना समय भी नहीं निकाल पाएंगे कि उसी चीज़ को फिर आपको इंग्लिश में प्रोवाइड कराया जाए। तो अभी ये ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन फ्यूचर में हम कोशिश करेंगे कि पीडीएफ आपको हिंदी में भी मिले और इंग्लिश में भी मिले। लेकिन अभी के लिए सॉरी, ये अभी आपको प्रोवाइड नहीं कराया जा सकेगा। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि ये जो चैनल बनाया गया था स्पेशली हिंदी मीडियम को ध्यान में रख के बनाया गया था, लेकिन इंग्लिश मीडियम के लोग भी इसको देख रहे हैं और इससे लाभ उठा रहे हैं। हिंदी मीडियम में समस्या है कि अच्छे कोचिंग्स नहीं हैं, कोचिंग्स हैं तो वो खुद को अपडेट नहीं करते हैं और उसके लिए बच्चे फिर दोष देते हैं हिंदी को कि हिंदी मीडियम में परेशानी है। हिंदी मीडियम में परेशानी नहीं है, जो हिंदी मीडियम से जुड़े हुए लोग हैं उनमें परेशानी है।
चलिए, तो आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं उन्हें देख के हम काफ़ी उत्साहित हैं और आप इसी तरह से अपनी प्रतिक्रियाएं भेजते रहिए। आपके पास अभी 10-15 दिन का समय है। 10-15 दिन के बाद हम स्टेप बाय स्टेप चैनल में चेंज करने शुरू करेंगे। कुछ चेंजेस अभी जल्दी भी किए जा सकते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी आप जो भी इस चैनल से आप उम्मीद रखते हैं या जो भी आप तक आपको लगती थी कि हिंदी मीडियम में मुझको ये चीज़ नहीं मिलती या हिंदी मीडियम में इस चीज़ की शॉर्टेज है, वो आप हमको लिख के भेजें और वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए, तो अब चलते हैं आज के करंट अफेयर्स पे। सबसे पहली न्यूज़ है कम्बाला। ये आपके लिए प्रीलिम्स में काम आ सकता है। कम्बाला क्या है? न्यूज़ ये थी कि जल्लीकट्टू आंदोलन को सफलता मिलने के बाद सरकार पर दबाव है कि अब कम्बाला से भी प्रतिबंध को हटाया जाए। तो जैसे जल्लीकट्टू क्या है? तो सांड को नियंत्रित करने का एक गेम है जल्लीकट्टू। कम्बाला क्या है? कम्बाला तटीय क्षेत्र में सालाना आयोजित होने वाली एक पारंपरिक भैंसा दौड़ है। तो इसको भी आप ध्यान रख लेंगे। जैसे जल्लीकट्टू क्या है, कम्बाला क्या है। तो कम्बाला के लिए न्यूज़ में था कि जो छात्र हैं उन्होंने मानव श्रृंखला बनाई है और कहा है कि कम्बाला का इतिहास 800 साल पुराना है। यह तुलुनाडु की परंपरा है। यहाँ पे तुलुनाडु क्या है? ये न्यूज़ बेसिकली जनसत्ता के आर्टिकल पे बेस्ड है। तो जनसत्ता न्यूज़पेपर में ही था कि तुलु एक द्रविड़ भाषा है जो छोटे से क्षेत्र में मुख्य तौर पर तटीय कर्नाटक और केरल के कासरगोड जिले में बोली जाती है, जिसे सामूहिक रूप से तुलुनाडु के नाम से बोला जाता है। मतलब ये वाला जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं तुलुनाडु। तो इस क्षेत्र की परंपरा है ये कम्बाला। तो कम्बाला क्या है? एक पारंपरिक भैंसा दौड़ है। इसको आप ध्यान रख लेंगे। एक छोटी सी न्यूज़ जीएसटी से संबंधित थी। वित्त मंत्री जी ने कहा कि जीएसटी आर्थिक एकीकरण में कर सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हमारे काम का इसमें है कि उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने से कर विभाग में लोगों की नौकरियां नहीं जाएंगी, क्योंकि नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में भी पर्याप्त काम और अवसर रहेंगे। हम आपको क्यों बता रहे हैं? हमने आपको बताया कि जीएसटी महत्वपूर्ण है, जीएसटी से क्वेश्चन आएगा। यही काम दिल्ली में अधिकांश कोचिंग करते हैं कि वो कहते हैं जीएसटी महत्वपूर्ण है, जीएसटी से क्वेश्चन आएगा। और जीएसटी से ऐसा क्वेश्चन आता है कि वो शायद खुद भी ना कर पाएँ, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि जहाँ से हमने बताया था वहीं से क्वेश्चन आया। तो ऐसा क्यों होता है कि इतने सारे डायमेंशंस किसी टॉपिक में होते हैं, यूपीएससी क्या डायमेंशन पूछेगा वो कोई नहीं बताता। ये कोई भी आपको बता देगा कि यूपीएससी किस टॉपिक से पूछेगा, लेकिन उस टॉपिक से क्या डायमेंशन पूछेगा ये महत्वपूर्ण है। तो हम इसके ज़रिए ये कोशिश करते हैं कि आपकी बहुत सारी डायमेंशंस डेवलप की जाएँ। आपका काम क्या होता है, उसके बाद में कहीं से भी आपको कुछ मिल रहा है तो आप उसको वहाँ से पकड़ लें कि ये हमारे काम आ सकता है। जैसे कि अब एक डायमेंशन आपको मिली कि जीएसटी से नौकरियों पे मतलब रोज़गार पे क्या असर पड़ेगा, प्रतिकूल असर पड़ेगा, अनुकूल असर पड़ेगा, या क्षेत्र वाइज अगर कोई संभावना है। तो चूंकि इस तरह की बातें चल रही हैं तो एक डायमेंशन जीएसटी में आप ये भी जोड़ लेंगे। एक छोटी सी न्यूज़ क्रायोजेनिक इंजन से संबंधित थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने GSLV Mark 3 रॉकेट के लिए क्रायोजेनिक अपर स्टेज इंजन का सफल परीक्षण किया है। क्रायोजेनिक इंजन हम आपको आगे किसी लेक्चर में डिटेल में बताएंगे, ये इस बार के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी डोनाल्ड ट्रंप या फिर भाई की दक्षिण पंथ से संबंधित न्यूज़ थी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 2 फैसले लिए हैं और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री से इनकी मुलाकात हुई है। तो वहाँ जो कुछ बातें हुई हैं उनको देख लेते हैं। नंबर 1, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कट्टरवादी इस्लामिक आतंकवादियों को अमेरिका से बाहर रखने के लिए प्रवासियों और शरणार्थियों की जांच और कड़ी करने, मतलब जो लोग प्रवासी हैं या जो शरणार्थी हैं जो यहाँ पे आएंगे उनकी जांच और कड़ी कर दी जाएगी। तो उस आदेश पर इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। आप देख रहे हैं कि अमेरिका से संबंधित जब भी आपको न्यूज़ मिलेगी तो मिलेगी कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद। और हम आपको बता चुके हैं कि भारत का क्या पक्ष है कि भारत आतंकवाद को किसी भी धर्म से नहीं जोड़ता। सेकंड, श्री ट्रंप ने अमेरिकी सशस्त्र सेनाओं को मजबूत बनाने के लिए कल रात एक आदेश पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा कि सेनाओं के महापुनर्निर्माण के अंतर्गत नए विमान, नौसेना के जहाज और सेना के लिए अधिकतम संसाधन उपलब्ध किए जाएंगे। तो अमेरिका अपनी सेना का पुनर्निर्माण कर रहा है और उसको उन्होंने महापुनर्निर्माण कहा है। इस्लामी आतंकवाद, प्रवासी और शरणार्थियों को वहाँ रोकने की कोशिश की जा रही है। तीसरा, जो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री से इनकी बात हुई उसमें इन्होंने ब्रेग्जिट का समर्थन किया और कहा कि मेरा मानना है कि एक बार यह हो जाए, यानी कि ब्रिटेन EU से अलग हो जाए, तो ब्रिटेन को उसकी खुद की पहचान मिलेगी और ब्रिटेन ये डिसाइड कर पाएगा कि उसके देश में कौन लोग रहें या कौन ना रहें। अगर आपने सीरिया वाला लेक्चर देखा है तो हमने उसमें बताया था कि EU ने शरणार्थी के लिए एक नियम बनाया हुआ है जिसके अंतर्गत सभी देशों को जो EU से जुड़े हुए हैं उनको शरणार्थियों को अपने यहाँ जगह देनी होती है। बाकी आप इसमें पढ़ लेना।
नेक्स्ट न्यूज़ नोटबंदी से संबंधित है। नोबेल पुरस्कार विजेता और जाने माने अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, इन्होंने नोटबंदी के बारे में कुछ कहा है। इन्होंने नोटबंदी की आलोचना की है। इन्होंने नोटबंदी की आलोचना करते हुए कहा कि यह एक तरफा तरीके से दागी गई बिना दिशा की मिसाइल है, इसमें लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन नहीं हुआ। तो दरअसल हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कुछ यहाँ से हमको इस न्यूज़ में 2 थॉट मिलेंगे। और आप देखते हैं कि यूपीएससी में ज़्यादातर ऐसे थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एक तो इन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया है कि भारत में फैसले किस तरह से लिए जाते हैं, तो ये मुद्दा यूपीएससी के लिए काम का है। दरअसल ये चीन में और भारत जैसे देशों में किस तरह के फैसले लेने की प्रक्रियाएं हैं उस पर इन्होंने टिप्पणी की। इन्होंने कहा चीन में फैसले लोगों के एक छोटे समूह के दृष्टिकोण पर किए जाते हैं, मतलब वहाँ जो फैसले लेने वाले लोग हैं उनका क्या दृष्टिकोण है उसके आधार पर फैसले ले लिए जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ भारत में लोगों की मांग पर भी फैसले किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ राजनीतिक फैसले लोगों की राय के आधार पर होने चाहिए। बाकी अमर्त्य सेन ने नोटबंदी के बारे में कहा कि समय समय पर हम सरकार द्वारा एक तरफा ढंग से छोड़ी गई मिसाइलों का सामना करते आ रहे हैं। नोटबंदी भी इसी तरह की एक मिसाइल है। लोगों को परेशानी दिक्कतों की रिपोर्ट सामने आ रही हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह मिसाइल कहाँ पे गिरी है। बाकी एक पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं सोरी, उन्होंने भी कुछ इस तरह का ही कहा है कि जिनके पास काला धन है क्या वह उसे रुपये के रूप में भारत में रखे हुए हैं, या जिनके पास काला धन है वो उसको विदेश में रखे हुए हैं। उन्होंने अपने धन को विदेश में रखा हुआ है, वो कंपनियां खरीदते हैं, रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। मतलब जिस लोग के पास ब्लैक मनी है वो कोई उसको नोट के रूप में बचा के नहीं रखता है। तो उन्होंने टिप्पणी की डेंगू का यह मच्छर स्विट्जरलैंड में उड़ रहा है और आप यहाँ लाठी भांज रहे हैं। तो मतलब ये भी एक आलोचनात्मक टिप्पणी है। यूपीएससी के लिए काम का वो है जो इन्होंने आगे कहा है। इन्होंने कहा है कि लोग ठीक से नहीं जानते कि नोटबंदी काला धन पर नियंत्रण लाने में मदद करेगा या नहीं। उन्होंने कहा कोई विचार इसलिए वैध नहीं हो जाता कि लोगों ने इसके लिए वोट डाला है। लोग नहीं जानते, वे नोटबंदी के गुण दोष नहीं जानते, वे नहीं जानते कि ये वास्तव में काला धन के खिलाफ है या वास्तव में अधिक काला धन पैदा किया जाएगा। यहाँ से यूपीएससी के लिए सोचने की बात यह है, एथिक्स के 4th पेपर में आपको ये काम आ सकती है कि किसी विषय पर अगर लोगों ने बहुमत से फैसला किया है या लोगों ने वोट डाला है और बहुमत से उसका फैसला किया गया है, या जैसे कि रेफरेंडम कराया गया है, तो क्या वो विचार वैध है। ये केवल इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि इस प्रक्रिया में लोगों ने वोट डाला और जो बहुमत है उसने इसको स्वीकार किया। इसके लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो वोट डालने वाले लोग थे उनको जिस चीज़ के बारे में आपने वोट डलवाया उस चीज़ के बारे में समझ थी या नहीं थी। अगर लोग किस चीज़ के लिए वोट डाल रहे हैं वो उसको ठीक से समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो वो जो वोट डाल रहे हैं आप उसको लोकतंत्र में काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। तो एक ये विचार आपके लिए अच्छा था जो पूर्व केंद्रीय मंत्री सोरी जी ने कहा। तो आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही। अब हम मिलेंगे 29 और 30 जनवरी के करंट अफेयर्स में। इस लेक्चर्स में जो भी आप चेंजेस चाहते हैं उसके लिए जो भी आपके सुझाव हैं उनको आप देना ना भूलें। कविता से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।